नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में भी एक बड़े नेता के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हलचल तेज है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने साय के कांग्रेस में जाने के बाद कहा कि अभी तो ट्रेलर है और बीजेपी ने इसे कांग्रेस का ख्याली पुलाव बता दिया। इसके अलावा कांग्रेस अपने नेताओं को शपथ दिलवा रही है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों के दिल और दल बदलते जा रहे हैं। तो क्या इस बार भी दिल और दल बदलने वालों से ही चुनाव जो है वो आबाद होगा? ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दीपक जोशी जो कि बड़े मंत्री हैं और एक कद्दावर मंत्री सीएम के एक्स सीएम के बेटे हैं, उनके कांग्रेस के साथ जाने की अटकलों के बीच अब मध्य प्रदेश की सियासत बेहद गर्म है। तो क्या वाकई में इस बार भी दल बदलने वाले जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में होंगे, या फिर इस बार अनुशासन के डंडे से डरकर कार्यकर्ता और नेता अपने ही दल में रहेंगे? अगर कांग्रेस पहली सेंध लगाती है बड़ी बीजेपी में, तो क्या यह बीजेपी के लिए मात होगी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर क्या कहा कमलनाथ ने नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने को लेकर और दीपक जोशी के आने की अटकलों को लेकर। देखिए, ये तो ट्रेलर है। आज जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी हैं। तो ये तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो कांग्रेस? देखिए, नेताओं की मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी आवश्यकता है। अब आप सुन रहे हैं और साफ तौर पर कमलनाथ कह रहे हैं कि मुझे नेताओं की चिंता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है। मतलब आप समझिए कि कमलनाथ किस हद तक कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन बीजेपी इसे लेकर क्या कह रही है, ये जानना भी जरूरी है। बीजेपी के दो कद्दावर नेता इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, ये सुनिए। मुलाकात करने में प्रतिबंध थोड़ी है, यही तो प्रजातंत्र है। लेकिन उनकी ओर से बयान भी आया कि अपनी विरासत को सहेजने के लिए वो और अगर कुछ कदम उठाना पड़ा तो कदम उठाएंगे। अब मैं उनके बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जैसे ही बरसात आती दिख रही है तो कांग्रेस में मेढक टर टर करने लगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही बरसात आती दिख रही है तो कांग्रेस में मेढक टर टर करने लगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही बरसात आती दिख रही है तो कांग्रेस में मेढक टर टर करने लगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह शपथ दिला रहे हैं लोगों को कि वो बगावत नहीं करेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई ऐसे शपथ दिलाएगा, इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो उस पर सियासत भी होगी। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। सारे बड़े नेता एक हैं और एकता के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जमीनी स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ धोखा दिया लोगों ने, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, वो सिंधिया और सिंधिया के समर्थक रहे हैं। अगर वहाँ उन्होंने इस तरह की बात दोहराई है तो मैं समझता हूँ संविधान को बचाने के लिए नेता शपथ लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी शपथ लेती है, लेकिन मैं ये कहूँगा आज के दौर में हर नागरिक को भी शपथ लेना चाहिए कि हम संविधान को बचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बस इसीलिए शपथ का दौर मैं समझता हूं कांग्रेस संविधान को बचाने वाली पार्टी है और माननीय दिग्विजय सिंह जी इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ तो फिर भी कार्यकर्ता चल रही है, वो उनके बच्चों के साथ चलने को नहीं तैयार है। तो इसीलिए उनको शपथ दिलानी पड़ रही है और बच्चे नाकाबिल हैं दोनों के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ही जानती हैं। तो हो क्या रहा है कि कार्यकर्ता विदा करा है कि साहब इनको तो हमने 40 साल झेला, अब इनके बच्चों को भी 40 साल झेलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए शपथ की नौबत आ रही है। इंडिपेंडेंट खड़े नहीं हो जाना, दल नहीं बदल लेना, घबराए हुए हैं ये। और उसका कारण ये है कि जब आप सियासत में विरासत को थोपते हो तो फिर इन शपथों की जगह आती है। अन्यथा देखिए, लीडर तो जनता में से निकल कर आता है। और आज दिखाते हैं आपको हमारे खास सवाल। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। हमारे सवाल जो हैं वो सीधे जुड़े हैं सियासत से। बीजेपी के कुनबे में कांग्रेस की सेंध मारी, अब दीपक जोशी को तोड़ने की तैयारी।
चुनाव से पहले दल बदलने की बयार, बीजेपी कांग्रेस में है असंतुष्टों की भरमार, क्या यह सही बात है? कमलनाथ बोले अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, आने वालों का स्वागत। ऐसा नहीं कि केवल एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में जोड़ तोड़ का खेला, चुनाव में दल बदलुओं का लगने वाला है मेला। यह कहा जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा लोग दल बदलेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान, आइए तारुफ करा देता हूं आपका उन सभी से और फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। आज मेरे साथ कांग्रेस से मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला साहब हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह साहब। धनंजय जी, वेलकम टू माय शो सर। सबसे पहले आता हूं दुर्गेश जी आपके पास। दुर्गेश जी, ये झटका जो है, इस तरह से आदत तो ये रही थी कि बीजेपी की खबरें आती थी कि कांग्रेस से कोई बड़ा नेता इस तरफ चल दिया है। दीपक जोशी जी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 18 उनके 15 महीने के कार्यकाल में सबसे असफल नेताओं को अगर मध्य प्रदेश में देखा गया तो वो कमलनाथ जी को देखा गया, जिनके रहते हुए 28 विधायक पार्टी छोड़ गए, क्रॉस वोटिंग हुई, उपचुनाव हारे गए। तो असफलताओं के उनके पास वो उपलब्धियां ज़्यादा हैं असफलताओं की। रही बात दीपक जोशी जी की, तो निश्चित ही दीपक जोशी जी वरिष्ठ नेता हैं। वो स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है। आज उन्होंने ही हम लोगों को सींचा है और उन्होंने ही हमें इस जो संगठन के जो महत्व है वो समझाया है। तो निश्चित ही दीपक जी भी उस चीज़ को जानते हैं। रही बात कांग्रेस की बात करने की, कांग्रेस तो इस तरह के रूमर बनाने का काम करती है। आपने देखा आजकल उनका ट्विटर की जो चुड़िया पहले चलती थी कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी आ रहे हैं, तैयार रहिए, 26 जनवरी को कमलनाथ जी आ रहे हैं, तैयार रहिए, ईद पर कमलनाथ जी आ रहे हैं, तैयार रहिए। ये अपने जो भगदड़ कांग्रेस में मची थी लंबे समय से, उसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, भाजपा माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम निश्चित रूप से हमारे ये संगठन हमारा सर्वोपरि है। संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व देता है, उसको उसके हिसाब से काम देता है। निश्चित रूप से वो जिस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे निश्चित रूप से सबकी सुनी जाती है। ठीक है, अवनीश बुंदेला जी आपके पास आता हूं। ये एक बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में लगता है। नंद कुमार साय जैसे बड़े दिग्गज आदिवासी नेता एक दिन पहले रिजाइन करते हैं पार्टी से और अगले दिन कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इधर हम देख रहे हैं दीपक जोशी जी आरिफ अकील के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उधर देख रहे हैं मुकेश नायक जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं। तो क्या ये मान लूं कि दीपक जोशी जी आ रहे हैं, या अभी आप बीजेपी की तरह ये कहेंगे कि अभी तो पर्दा रखने की कोशिश करेंगे इस पर? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, अगर नंद कुमार सहाय जी भाजपा छोड़ते हैं, वो एक बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ा आदिवासी चेहरा। आपने देखा हो पिछले कुछ दिनों से भाजपा की राजनीतिक जो तैयारियों की धुरी है वो आदिवासी रहे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरा देश। इन्होंने कभी आदिवासियों को, एसटी वर्ग के लोगों को, एसटी वर्ग के लोगों को सम्मान नहीं दिया। इन्होंने सदैव उनको छुआछूत भेदभाव का जहर समाज में घोला। उनको मंदिर जाने से रोकने वाले यही आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। इन्होंने ही सारी वो चीजें गढ़ी हैं। और आज ये कितने इवेंट कर लें, स्टेशनों के नाम बदल लें, बड़ी बड़ी मूर्ति लग लें, उससे साबित होता है कि आदिवासी वर्ग समझता है कि आज तक हमको वनवासी कहने वाले राजनीति करने के लिए चुनाव आते ही हमको इस तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब झूठ है। और ये उन सारी चीजों को ठेंगा दिखाते हैं। नंद कुमार साय का कांग्रेस में शामिल होना ये बताता है कि आदिवासी अपना अच्छा बुरा जानते हैं, भाजपा के छलावे में आने वाले नहीं है। ठीक है। और जहां तक दीपक जोशी जी की बात है, तो मैं दीपक जोशी जी के बारे में कहूंगा, हाँ वो हमारे कई सारे नेताओं से मिलते रहते हैं और ये मैं समझता हूँ शिष्टाचार वाली बात है। और ये आने वाला वक्त बताएगा। कई सारे भाजपा के नेता आज कांग्रेस के संपर्क में। अभी दुर्गेश केसवानी कह रहे थे कि इनके पिता ने भाजपा को सिंचाई हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। आपने क्या किया? दीपक जोशी का टिकट काट के एक नए अग्नि से जो पहली बार विधायक चुनाव जीता था, इस्तीफा देके
मतलब बिका था 35 करोड़ रुपए में, आपने उसको टिकट दे दिया एक बार के विधायक, मतलब आपने कहीं कैडर का ध्यान नहीं रखा। क्या आपको कैलाश जोशी जी ने यही सिखाया था आपको गढ़ते समय के कैडर को भूल जाना? जब आप नफा नुकसान की बात करो तो सिर्फ नफे की बात करना, कैडर को भूल जाना, संगठन को भूल जाना। क्या कैलाश जोशी जी ने ये तो नहीं सिखाया होगा मुझे लगता भाजपा के लोगों को? कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, इन जैसे लोगों ने तो सदैव कैडर की बात। लेकिन बुंदेला जी जाने वाले तो आपकी तरफ से भी गए ना, बहुत सारे बड़े नाम है जो आपकी तरफ से भी गए। देखिए मैं तो साफ कहता हूं अभिलाष जी, अगर वो जाने वाले थे, उनमें हिम्मत थी तो यहीं भोपाल में मध्य प्रदेश की भूमि पर रह के इस्तीफा देते और संसद, लोकसभा, विधानसभा में जाके इस्तीफा देते, विधानसभा अध्यक्ष को कारण बताते। ये क्या हुआ? आप हवाई जहाज से उड़कर बेंगलोर जाके बैठ गए। नहीं, उसके बाद अभी भी काफी लोग जा रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, एक बात देखिए, एक बात समझे, और यही महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में 40 लोग उड़ के गुवाहाटी बैठ गए। भैया हम तो ये कहते हैं, अगर आप इतने ही दमदार, इतने ईमानदार हैं, ईमानदारी से जो संविधान कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास जाइए, कारण बताइए, इस्तीफा दीजिए, सामना करिए। ये क्या हुआ? तो आजाद भारत का पहला चुनाव हुआ अभिलाष, मैं आपको बता दूं कि जहां 16 वर्तमान मंत्री और पूर्व विधायक, मतलब ऐसा आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। भैया आपको अगर ठीक है संविधान की व्यवस्था है, एक बना लो, दो बना लो, ठीक है आपने सर, ठीक है। 16 विधायकों को मंत्री का कैडर किया, मतलब आपके मन में डर था, अवनीश जी में सत्ता का दुरुपयोग किया। अवनीश जी मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। मैं आता हूं धनंजय प्रताप सिंह जी के पास। धनंजय प्रताप सिंह जी, कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस आज मैं देख रहा था, वो कह रहे ये तो शुरुआत है। वो नंद कुमार सायक की जब उनसे सवाल किया गया, वो कह रहे हैं ये तो शुरुआत है। तो क्या हम मान लें कि मध्य प्रदेश में भी अब इस तरह की चीजें शुरू हो रही हैं और दीपक जोशी इस कड़ी का पहला चेहरा है? अभिलाष, अब आप ये मान लीजिए कि चुनावी माहौल की शुरुआत हो गई है और ये जो झटका होगा अगर दीपक जोशी भाजपा छोड़ते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो ये भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा और ये तीसरा झटका होगा। थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में जाएं हम, तो अभी जो एक आदिवासी पूर्व सांसद थे मकन सिंह सोलंकी, उनने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद आज नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर दी। देखिए, नंद कुमार साय अविभाजित मध्य प्रदेश के 1997 से लेकर 2000 तक के अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, और बड़े कद्दावर नेता थे। आदिवासियों में उनकी बहुत पैठ है और वो पैठ सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों पे भी उनका प्रभाव है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं कहीं ना कहीं से भाजपा की चिंता बढ़ाने वाले हैं। और हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो अभी देखिए भाजपा के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। पार्टी ने खुद स्वीकार किया है, उसने 14 बड़े नेताओं को मान मनोबल के लिए प्रदेश भर में भेजा था, जिस पर अभी उनकी प्रक्रिया चल ही रही है। और इस बीच अगर इस तरह से पार्टी में आना जाना चलता रहा तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और दूसरा, कमलनाथ जी के कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है अभिलाष, इस तरह से जो आना जाना होता है चुनाव के एन वक्त पहले, तो इससे क्या होता है, वोट बैंक कितना प्रभावित हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन माहौल खराब होता है। जैसे अपन 2018 के चुनाव में बात करें तो भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता थे जो बागी बन के खड़े हो गए थे। जैसे अपन सरताज सिंह की बात करें, होशंगाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा था जी। ऐसे ही अपन वो रामकृष्ण कुसमरिया की बात कर लें, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था निर्दलीय। कन्हैयालाल अग्रवाल भी भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। आखिरकार भले ये लोग हार गए चुनाव, लेकिन इन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के आसपास की 5-10 जो सीटें थी उसका में माहौल तो खराब किया। बिल्कुल, इसका बहुत फर्क पड़ता है और ये वाकई में भाजपा के लिए चिंताजनक बात है। ठीक है, मैं आता हूं वापस। दुर्गेश जी, एक बड़ा सवाल यह है, देखिए कांग्रेस हमेशा से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि जब से सिंधिया खेमा आया है उसके बाद से बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और क्या अगर ये दीपक जोशी जी जाते हैं या आने वाले समय में कोई और जाता है, जैसे सोलंकी जी गए हैं, ये तमाम लोग जाते हैं, तो आपको लगता नहीं जो बात धनंजय जी कह रहे हैं कि एक बैड इंपैक्ट आता है, मनोबल पर भी असर पड़ता है कार्यकर्ताओं के? देखिए अभिलाष जी, धनंजय प्रताप सिंह जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से पत्रकारिता में वो दोनों दलों को देखते आए हैं, उनके अप एंड डाउन्स सबसे वाकिफ हैं वो। निश्चित ही कोई भी कार्यकर्ता जब पार्टी से जाता है तो हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, पर योग्य उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ जब चयन करना होता है तो उनमें निश्चित रूप से
पार्टी हमारा मूल्यांकन करती है, हमारा कैडर है, हमारे सामूहिक निर्णय होते हैं, सब बैठकर जब वरिष्ठ नेतृत्व हमारा जिस चीज़ को तय करता है उसको अमली जमा पहनाया जाता है और प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुट के उसको जिताने का काम करता है। कहीं जो कुसमरिया जी की, सरताज सिंह जी की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता रहे, सब आज वापस भाजपा में हैं लगभग। तो पर एक जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, जो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है झूठ बोलकर राजनीति करना, वो अभी उन्होंने 35 करोड़ रुपए की बात की, क्या कहीं जस्टिफाई कर पाएंगे वो फिगर? क्या किसी को इनके पास क्या सबूत हैं जिसको लेकर वो चैनल्स पे ऐसी बातें कर रहे हैं? ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। न्यूज़ 24 प्रदेश में सब जगह देखा जाता है, लोग गंभीरता से इस चैनल को लेते हैं। अगर इस चैनल पर बैठकर ये इस तरह के आरोप लगाएंगे, निराधार आरोप लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये कहीं किस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे अभिलाष जी। और हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता का भी मूल्यांकन करता है। आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर उन्होंने ये दायित्व दिया है कि मैं आपके समक्ष आपके बैठकर पार्टी की रीति नीति रखूं, तो मैं उस चीज का काम, अपनी ड्यूटी को निर्माण कर रहा हूं, तो अपने दायित्व का निर्माण कर रहा हूं। तो कहीं पार्टी सब चीजें देखती है, पर योग्य में से जब सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है, सीटें लिमिटेड हैं, हर आदमी तो लड़ नहीं सकता 230 सीटों में, तो जो पार्टी निर्णय लेती है प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें काम करता है। अब महत्वाकांक्षाओं के आगे अगर पार्टी से कहीं कोई जाने की बात करता है तो निश्चित रूप से उन्होंने सबको देखा है कि क्या हुआ कांग्रेस में जाके। कांग्रेस तो खुद अपने आप में एक डूबता जहाज है, वो अपने ही लोगों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो, जिनको बूथ पर पेड वर्करों को बिठाने की बात की हो, मुझे लगता है कि कोई भी नेता वो रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, मैं आता हूं वापस अवनीश बुंदेला जी आपके पास। अवनीश जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि जब यहां से लोग जा रहे थे तो आप कह रहे थे कि देखिए ये लोगों को ले जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की जगह बाहर से लाए हुए हाईजैक किए हुए लोगों को लाकर के लड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, लोग नहीं है। अब दीपक जोशी जैसे लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है आप उन्हें टिकट भी देंगे, टिकट नहीं भी देंगे तो जिम्मेदारी देंगे, तब आपके अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होगी क्या? वो जो आरोप आप उन पर लगाते थे वो आप पर नहीं लगने चाहिए क्या? देखिए एक बात समझे आप जी, दीपक जोशी जी कहीं भाग कर नहीं गए और ना दीपक जोशी जी आज अभी तक कांग्रेस में शामिल हुए, पहली चीज तो। बाकी हाँ, हम ये कहते हैं कि जो हमारी विचारधारा, जिन मुद्दों पर तस्वीरें फुल स्क्रीन भी चलाते रहे जी, जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही, जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के, महंगाई के उठा रही, उनसे प्रभावित होकर कोई हमारी विचारधारा में, हमारी पार्टी में शामिल होता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आप समझें, मैं बात कर रहा हूं उन 24 लोगों की जो अभी कह रहे थे क्या सबूत। भैया सबूत तो आपके पास 2G 3G के भी नहीं थे, सबूत तो आपके पास कोलगेट घोटाले के, आदर्श सोसाइटी घोटाले के नहीं थे। आपने शोर मचाया, हमारी सरकार को बदनाम किया, अन्ना जैसे फर्जी आदमी को लाके आपने आंदोलन किया। आज कहां सो रहा है अन्ना, किसी को कोई अता पता नहीं है। आज जब वो 40 रुपए के पेट्रोल की बात करता था, महंगाई की बात करता था, आज पेट्रोल 120 125 पहुंच गया और गैस सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया, तो अन्ना सो रहा है। तो बात वही है। देखिए एक बात आप समझें, हम मुद्दों की राजनीति करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आपके मन में चोर नहीं होता तो आपके विधायक बेंगलोर जाकर बैठे क्यों? जिनको आप कांग्रेस से लेकर गए थे वो बेंगलोर जाके बैठे। लेकिन एक चीज बताइए अवनीश बुंदेला जी, आपको अगर ऐसा ही है तो देखिए, एक तस्वीर में चला रहा हूं, ये कुछ दिनों पहले की हरिशंकर खटीक जी की तस्वीर है बीजेपी की, और ऐसे ही शपथ दिलवा रहे हैं इधर से कांग्रेस के लोग। आज दिग्विजय सिंह ने शपथ दिलवाई है, तो ये इस तरह का डर तो दोनों ही पार्टियों में है ना, और ये तो बहुत जायज है कि अगर दल बदले जा रहे हैं तो ये डर तो रहेगा। आज दिग्विजय सिंह संविधान की शपथ दिलवा रहे हैं, वो सरयू की शपथ दिलवा रहे हैं। धनंजय जी अभी जो बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार बड़ा वाजिब बोल रहे थे कि चुनावी बेला में ये सारी चीजें होती हैं, ये कोई बड़ी, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि देखिए ये सारी चीजें होती हर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जैसा खरीदार सूटकेस लेके बाजार में निकलता है, ये कहते सबूत क्या है? अमित शाह की ऑडियो रिकॉर्डिंग तक मार्केट में वायरल हुई है राजनीतिक गलियारों में, कि बात कर रहे हैं किसी से। आप याद कर लें जब ये पंजाब के चुनाव थे तो क्या क्या नहीं पकड़ा गया। आप याद करें जो अभी झारखंड के विधायकों को पैसा देने की बात है, वो पैसा कहां से निकला, वो सारी बातें ट्रेस हो गई हैं। लेकिन चूंकि इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास कानून है, सारी चीज इनके साथ है, तो इनके सारे पाप दब जाते, धुल जाते। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं किस तरह की इनके पास वॉशिंग मशीन है कि जो आदमी भ्रष्ट होता है, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, इनके शामिल होकर वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। इसका जवाब ये थे, हम तो साफ कहेंगे
ये पहली बार हुआ है कमलनाथ जी की सरकार गिराने के बाद। अवनीश जी, मुझे ये बताइए ना कि दिग्विजय सिंह जी को संविधान की शपथ क्यों दिलानी पड़ रही है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जब जाते हैं और वो देखिए समझाइश भी देते हैं और ये साफ बात भी करते हैं कि किस स्तर पर हमारा संगठन कमजोर है, ये भी बात करते हैं किस स्तर पर हमारा संगठन मजबूत है। कमलनाथ जी भी ये सारी बातें की बात है कार्यकर्ताओं से जब आप बैठते हैं तो उनके साथ संवाद में होती है। ऐसे मुझे बताया मुरलीधर राव अपने कार्यकर्ताओं से बैठे कह रहे थे मेरे विधायक नालायक हैं, नालायक हो तुम लोग। ये भी कहा था कि एक जेब में बनिया एक जेब में ब्राह्मण है। तो देखिए ये सारी बातें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पब्लिक रैली में है तो वो बातें अलग होती हैं। जब आप कार्यकर्ताओं से मुताफिक हो रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उसकी बातें अलग होती हैं। कोई ठीक है, मैं धनंजय प्रताप सिंह जी के पास आता हूं। दी जाती है। ठीक है धनंजय जी, मुझे ये बताइए, हमने दो खबरें दिखाई, एक तो दिग्विजय सिंह संविधान की शपथ दिला रहे हैं, एक तरफ हरिशंकर खटीक सरयू की शपथ दिला रहे हैं, लेकिन क्या इस बार दल बदलने वाला जो खेल होगा इसमें जो फायदे में रहेगी वो कांग्रेस रहेगी क्या? क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी के पास एक तो देखिए बड़ी पार्टी है, नेताओं की भरमार है, एक एक सीट पर वहां 5-5, 6-6 दावेदार हैं। उधर कांग्रेस के पास जो उनका कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो उनकी कमी बीजेपी बताती कि इनके पास कार्यकर्ता ही कम है, तो दावेदारी भी कम होगी और दावेदारी कम होगी तो असंतोष भी कम होगा। क्या यह सीधा गणित हो रहा है इस बार? अभिलाष देखो, भगदड़ तो दोनों तरफ से मचनी है। अभी भगदड़ जो दिख रही है आपको वो एक तो प्रारंभिक बेला है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे अभी कांग्रेस भाजपा के लोगों को तोड़ रही है, भाजपा भी कांग्रेस के लोगों को तोड़ेगी। लेकिन चिंताजनक ज्यादा बात भाजपा के लिए है, क्योंकि भाजपा ने 2020 में जब सरकार बनाई थी तो उसके 20-25 ऐसे नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी परंपरागत सीटें खत्म हो गई है। अब आप मुझे बताइए, पिछले 35 साल से डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार राजनीति कर रहे हैं, अब उनकी सीट पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बैठ गए। सिटिंग एमएलए के नाते अगर उनको टिकट भाजपा देती है तो प्रभुराम सेजवार क्या घर बैठे रहेंगे? ऐसे एक नहीं, बहुत सारे नेता हैं। आप माया सिंह को देख लो, आप जयभान सिंह पवैया को देख लो, आप कई पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनकी सीटें खत्म हो गई है। तो आखिरकार इनके ये कुछ ना कुछ तो अपना पुनर्वास चाहेंगे ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही भाजपा कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो जिनको टिकट कटने का डर रहेगा वो भाजपा में शामिल होंगे। तो ये तो चलता रहेगा मुझे लगता है अभिलाष जी, चुनाव तक। ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए हमने देखा है कि एक बीच में एक ऐसा भी दौर आया था जब उपचुनाव हो रहे थे, मुझे याद है, और दमोह के उपचुनाव के दौरान शायद अगर मैं ठीक हूं तो शिवराज जी ने यह कहा था कि अब बहुत हो गया, अब बीजेपी में बहुत लोग आ गए, अब हम बंद कर रहे हैं एंट्री को, ये उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में उसके ये कहा कि ठीक है कोई आना चाहता है तो आ सकता है मेरिट बेसिस पर। तो क्या ये चीजें अब लागू होंगी? क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे थे कि जमीनी कार्यकर्ता जो है उससे आहत महसूस कर रहा है। क्या इस बार भी खुले दिल से, जैसे पिछले चुनाव से पहले आप लोगों ने स्वागत किया था दूसरे लोगों का, इस बार भी करेंगे या इस बार कोई फिल्टर लगाएंगे? देखिए अभिलाष जी, फिल्टर लगाने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय तो आपने देखा था जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई थी, इनके अनेक विधायक पार्टी में आना चाह रहे थे, पर चूंकि हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं सभी जगह पे, तो इसलिए उन चीज़ों को रोकने का काम किया था। और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का प्राणपन से अपने संगठन जैसा उसको आदेशित करता है, जैसा संगठन उसको निर्देशित करता है उसको वो काम करता है। चूंकि 230 सीटें हैं उसी के ही उसमें उम्मीदवार कहें तो जो श्रेष्ठ होगा पार्टी निश्चित रूप से सामूहिक रूप से निर्णय करती है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उसका निर्णय करता है और वो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता का नाम देता है, और वो जो नीचे से चाहे वार्ड से लेकर मंडल से जिले से लेकर प्रदेश पर आता है, वो सब उसमें माना जाता है और सब कार्यकर्ता उसके से ये काम करते हैं। क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, उसके लिए कार्यकर्ता प्रत्येक सीट से एक ही लड़ना है, तो इसमें मेरे को लगता है कि कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है। और जैसा धनंजय जी ने कहा, जिन नेताओं के नाम लिए वो वरिष्ठ नेता है, पार्टी को सींचने में सभी का योगदान रहा है, और निश्चित रूप से मंत्री पद, विधायक पद ही अंतोगत्वा ये एक लालसा नहीं है। हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं और मिशन के रूप में हम काम करते हैं। पार्टी जिस दायित्व में जिस कार्यकर्ता को बिठाती है, हर कार्यकर्ता अपना काम करता है। जी ठीक है, मैं आता हूं वापस। अवनीश जी, क्या मुझे ये बताइए कि
ये जो चाहे नंद कुमार साय का आने का मामला हो, चाहे दीपक जोशी के, इससे कितना मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का, और क्या वाकई में मनोबल बढ़ेगा? अब कांग्रेस को ये ना लगे कि पहले लोग आए, मलाई खाई, और जब सत्ता में हम लोग थे तो उस वक्त हमें दगा देकर के चले गए, हम फिर से विपक्ष में आ गए, हम 20 साल का वनवास झेल चुके हैं, और अब जब मौका आ रहा है कि हमें कुछ मिलने की उम्मीद लग रही है, आपके चांसेस दिख रहे हैं, आप बाहर से लोगों को ले आते हैं, तो क्या ये वाकई में बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा आपके जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, देखिए एक बात आप समझे, आज जैसे नंद कुमार साय जी आए तो वो अभी वर्तमान में सांसद या विधायक नहीं, हाँ बड़े नेता हैं जी, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनका एक वजूद, उनकी एक विचारधारा, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। अगर हम सत्ता के ऐसे लालची लोग भी होते तो हम कोशिश करते कि विधायक आए, ठीक है, विधायक आए तो उनका भी स्वागत है, लेकिन आप समझें, हमने कहा ना कि जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है उसका स्वागत है। दीपक जोशी, अभी दुर्गेश भाई दीपक जोशी जी के पिताजी की उनकी काफी तारीफ कर ले। हमारा सवाल है, आप हम पर आरोप लगा रहे हो, पहले आप अपनी गरेबान में झांको कि जिस व्यक्ति ने, जिसके पिताजी ने आपकी पार्टी को सींचा, आप जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ा, आपने क्या किया उसके साथ जी? ये कहीं ना कहीं धोखा है। आपने सत्ता के लोभ में 24 अगर देखिए, अगर आपने कैडर होता तो आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, लड़वाते दीपक जोशी। दीपक जोशी जी जैसे जो ईमानदार लोग, तो उनने उस समय भी इंतजार किया, निभाया कि जो उनकी मात्र संस्था है, सिंधिया जैसे गद्दार नहीं है कि जरा में बिक गया कि इतना आपको यहाँ समर्थन मिला। आप ना सर, आपने भी तो मौके दिए हैं सर, एक दो जा सकते हैं, आपने इतने असंतोष को रोक नहीं पाए, वो भी तो एक आप ही का फेलियर कहलाएगा ना। देखिए अब एक अलग तरह की चीज चलती है। आपने एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जो एक सरदार जी थे वो चूज करते थे, बोलते थे या तो तुमको बुलेट चूज करनी है या वॉलेट चूज करना है, मतलब मरना दोनों तरफ है विधायकों को, या तो वो गोलियां चूज कर लें तो CBI ED है, या फिर पैसे लेके बिक जाए। ठीक है, चलिए, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, सेना के भी बिके हैं। ठीक है, मैं धनंजय प्रताप सिंह जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। क्या मध्य प्रदेश की सियासत ले लीजिएगा दुर्गे जी, जल्दी से आप दे दें सर, समय कम है जी, आप अपना जवाब दे दीजिए, मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा फिर। देखिए, ये पिक्चरों की मनगढ़ंत कहानियां, मुंगेरी, अरे नरोत्तम मिश्रा की पिक्चरों की सबसे ज्यादा बात करते हैं, कभी अक्षय कुमार की बात करते हैं, कहीं ग्राउंड पे लेवल पे कांग्रेस दिखती है, जिस पार्टी को अपने हमेशा फिल्मों में डूबे रहते हैं, कैंडिडेट्स को बिठाना पड़ता है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ऐसी बैठ के आरोप लगाने का काम करते हैं और उसको इत्तीश्री करते हैं। जनता भली भांति आपको समझती है, कांग्रेस को भली भांति समझती है। ठीक है सर, ठीक है, होने वाला ठीक है सर, न वचन पूरे कर पाए आप, न कुछ कर पाए, ठीक है सर, भली भांति समझती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, अवनीश जी 1 मिनट में धनंजय जी के पास आता हूं, बिल्कुल कम समय बचा है। धनंजय जी फाइनल कमेंट सर, शॉर्ट में आपका चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में वर्जनाएं और टूटेंगी, दल बदल की जो परिणति हमने पिछले चुनावों में देखी थी उससे कहीं आगे चीजें निकल जाएंगी, या आपको लग रहा है कि पिछली बार को देख करके लोग समझ जाएंगे, सचेत हो जाएंगे और शायद इस बार उतनी भगदड़ ना मचे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए अभिलाष, अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो आप ये देखिए कि अभी जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे बहुत सारे नेता 2020 में, वो लोग इधर उधर होंगे, किसी की टिकट कटेगी तो वो छटपटाएंगे। अब दीपक जोशी के बारे में विचार कीजिए, तो दीपक जोशी तो 2020 में ही कांग्रेस में जा रहे थे, दिग्विजय सिंह से उन्होंने कई बार मुलाकातें की थी, बातचीत हो चुकी थी, तब भाजपा ने उनको संभाल लिया था और कुछ ना कुछ आश्वासन दे के संभाला होगा, वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए अब दीपक जोशी वापस बागी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो क्रम चलता रहेगा और ये क्रम इस बार बहुत बड़ी संख्या में होगा। अभिलाष, ये मान के चलिएगा, चुनाव के पहले तोड़ फोड़ आना जाना ये चलता रहेगा। तो हम जैसा लिख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में जोड़ तोड़ का रेला और चुनाव में दल बदलुओं का लगने वाला है मेला, ये लगेगा। पहले दिल बदले जाएंगे, फिर दल बदले जाएंगे और एक दूसरे के दलों में जाने वालों को गद्दार कहने वाले इन्हें खुले दिल से माला पहना करके गले लगाएंगे, क्योंकि जब कोई जाता है तो वो गद्दार हो जाता है और कोई आता है तो वो सही रास्ते पर आ जाता है। सियासत का यही तकाजा है और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में आजकल कुछ इसी तरह के तकाजे ज्यादा चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, धनंजय प्रताप सिंह जी और अवनीश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों को नमस्कार।